मित्रों सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं पुनीत स्वागत करता हूं आपका दिशा कम्युनिकेशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में। मित्रों हम लोग पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान विषय को और उसमें सामान्यतः टीजीटी स्पेशल क्लास आपके लिए प्रारंभ की गई थी। जैसा कि आपको कल ज्ञात हो चुका होगा कि टीजीटी की जो पेपर की डेट है वो आ गई है। 7 और 8 को कह सकते हैं कि ये टीजीटी का होगा और 17 और 18 को पीजीटी के पेपर संपन्न कराए जाएंगे। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे जो कह सकते हैं कि भारतीय विचारक जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। तो इसमें सबसे पहले जो आज हम लोग विचारक पढ़ने वाले हैं ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आपको पता ही है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माने जाते हैं और उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के योगदान में क्या योगदान दिया है उसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अपनी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है भैया कि नेहरू जी कितने वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर है वो है 17 वर्ष तक। आपको ध्यान रखना है कि 1947 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद में 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। 17 बार लाल किले पर झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है वो नेहरू जी के नाम कायम है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है इनका जो जन्म हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था, जो तत्कालीन समय में इलाहाबाद था, वर्तमान समय में प्रयागराज हो गया है। चलिए इनके जन्म के विषय में कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 के दिन इलाहाबाद में हुआ था। वे देश के सुप्रसिद्ध वकील मोतीलाल नेहरू जी और स्वरूप रानी की संतान थे। पंडित मोतीलाल ने वकालत में अपार धन अर्जित किया था और इसी में क्या हुआ कि हमें कह सकते हैं कि उनका जीवन जो था बहुत आरामदायक एवं विलासितापूर्ण जीवन था। इनका जो निवास था वो इलाहाबाद में आनंद भवन था, उसी में इनका जीवन कह सकते हैं आराम से बीत रहा था। 16 वर्ष की आयु तक शिक्षा और अध्ययन घर पर ही हुआ। उसके बाद में 1905 में इन्हें इंग्लैंड के प्रसिद्ध हायर स्कूल में भर्ती कराया गया और 1907 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया। उसके बाद में 1912 में बैरिस्ट्री परीक्षा पास की और उसके बाद आगे चल करके 1910 में आयरलैंड में सिनफिल आंदोलन को देखने के लिए भी गए। इंग्लैंड के प्रवास काल में महिला मताधिकार आंदोलन ने भी उन्हें प्रभावित किया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो उनका जीवन था वो एक विलासितापूर्ण जीवन था। उसके बाद में होता क्या है कि आगे चल करके जब देश स्वतंत्र होता है तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं और 27 मई 1964 को इनका देहांत हो जाता है। तब तक ये देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म दिवस है 14 नवंबर, इस तिथि को बाल दिवस के रूप में भी भारत में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे देखते हैं जो अगला प्रश्न बताया गया है कि नेहरू जी इंग्लैंड से कब लौटे। तो आपको ध्यान रखना है कि नेहरू जी इंग्लैंड से 1912 में भारत में आते हैं और आते ही क्या करते हैं ये वकालत प्रारंभ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि नेहरू जी गांधी जी के संपर्क में कब आए। तो आपको ध्यान रखना है कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन के माध्यम से क्या होता है कि नेहरू जी गांधी जी के संपर्क में आ जाते हैं और इस प्रकार से वो उनके अनुयायी बन जाते हैं, कह सकते हैं उनके वो समर्थक बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे देखते हैं जो हमारे शेष प्रश्न हैं। शेष प्रश्न में यह बताया गया है कि नेहरू जी सर्वप्रथम जेल कब गए। इस प्रकार से प्रश्न बताया गया है। तो भैया ध्यान रखना है कि नेहरू जी दिसंबर 1921 को सर्वप्रथम जेल में गए। आपको ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। सन 1920 में महात्मा जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में पिता पुत्र अर्थात मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ने हिस्सा लिया था। मोतीलाल जी ये नहीं चाहते थे कि नेहरू जी राजनीति में प्रवेश करें, परंतु वो उनके निश्चय को बदल नहीं पाए और वो विलासिता का जीवन छोड़ करके राजनीति में उन्होंने प्रवेश कर लिया। नवंबर 1921 में शासन ने कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया और 6 दिसंबर 1921 ईस्वी को इन्हें अपने पिता के साथ बंदी बनाकर 6 मास के लिए कारावास का दंड दे दिया गया। यह माना जाता है कि जब 1921 की बात करते हैं, जब वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था तो यह कह सकते हैं कि सर्वप्रथम इन्होंने खादी भी पहनी थी और जब इन्होंने खादी पहनी थी तो इनके पूरे शरीर पर अगर देखें तो छाले पड़ गए थे, अर्थात इनका शरीर जो था वो बहुत कोमल था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग देखते हैं अगले जो प्रश्न है हमारे नेहरू जी से संबंधित जी। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि आप इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष कब चुने गए थे। तो भैया इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष ये 1922 ईस्वी में चुने गए थे और उन्होंने अपनी पूरी लगन तथा आत्मविश्वास से काम किया। आगे चल करके 1925 में इन्होंने नगर पालिका की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और इस प्रकार से माना गया था कि ये जेल यात्रा करते थे, अनवरत आंदोलन में रहते थे, जिस कारण इनकी जो पत्नी थी कमला नेहरू उनका क्षय रोग से वो पीड़ित हो गई और 1926 में उन्हें लेकर के ये स्विट्जरलैंड चले गए, वहाँ पर ये उनका इलाज करवाने लगी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला प्रश्न बताया गया है कि आप कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष चुने गए। तो ध्यान रखना है भैया नेहरू जी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए, 1936, 1937 और 1946 ईस्वी में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1946 में जो ये अधिवेशन हुआ था ये फैजपुर गांव में एक अधिवेशन माना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न बताया गया है कि आपने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है।
13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद में इसकी जो दूसरी बैठक होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे चल करके जो इसकी कह सकते हैं तीसरी बैठक होती है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है और इस तिथि को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा के मध्य उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। वो उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित हो जाता है और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके हमारे संविधान की प्रस्तावना बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य जो बिंदु बताए गए हैं नेहरू जी के परिप्रेक्ष्य में। वो भैया ये बताया गया है कि विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी माने जाते हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं, अन्य प्रश्न जो हमारे शेष हैं नेहरू जी से संबंधित उन पर हम चर्चा करेंगे। जी देखते हैं अन्य प्रश्नों में ये बताया गया है कि किस पाश्चात्य विचारक ने नेहरू जी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, तो आपको ध्यान रखना है कार्ल मार्क्स ने नेहरू जी को सर्वाधिक प्रभावित किया था। यह हम कह सकते हैं कि जो साम्यवादी विचारधारा थी नेहरू जी की वो कार्ल मार्क्स के परिप्रेक्ष्य में ही आ गई थी, या कह सकते हैं उन्होंने उनसे ही ग्रहण किया था। इसे भी अगर देखें तो जो नेहरू जी का राष्ट्रवाद है, जो अंतर्राष्ट्रीयवाद है, उसमें कार्ल मार्क्स की एक विशेष छाप वहाँ पर छिपी हुई दिखाई पड़ती है। इसमें अन्य बिंदु जो बताए गए हैं कि नेहरू जी अगर देखें तो उदारवादी थे, उदारवादी मान्यताओं में विश्वास रखते थे। इसके साथ साथ इन्होंने सोवियत संघ की यात्रा 1927 में की थी और इस यात्रा के दौरान उन्होंने उस देश की महान उपलब्धियों को देखा। उन्होंने स्त्री शिक्षा, उद्धार, किसानों की दशा में सुधार आदि बिंदु उन्होंने वहाँ पर देखे और इस प्रकार से क्या होता है कि ये सभी बिंदु जो थे वो साम्यवादी धारणा से संबंधित थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेहरू को मार्क्स की विश्व तथा इतिहास की धारणा से विशेष प्रेरणा मिली। उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वयं स्वीकार किया है कि साम्यवादी जीवन दर्शन ने उन्हें आशा तथा सांत्वना दी थी। साम्यवाद अतीत की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है और भविष्य के लिए आशा प्रदान करता है। इसके साथ साथ नेहरू को मार्क्सवादी दर्शन के वैज्ञानिक, धार्मिक, कर्मकांड विरोधी तथा अंधविश्वास विरोधी दर्शकों ने विशेष रूप से प्रभावित किया था। विशेषतया ऐतिहासिक व्याख्या का मार्क्सवादी सिद्धांत तथा उसका विकास संबंधी दर्शकों नेहरू को पसंद आया। उनके मन पर सैद्धांतिक प्रभाव 1930-32 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट से भी पुष्ट हो गया और इस घटना चक्र को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि मार्क्सवादी विश्लेषण और निष्कर्ष सही और वर्तमान समय के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार नेहरू की विचारधारा पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव और बहुत ज़्यादा पड़ा है। आचार्य नरेंद्र ने स्वयं कहा था कि नेहरू मार्क्स से प्रभावित समाजवादी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो मार्क्सवादी चिंतन का मूल तत्व यह है कि हिंसा और बल प्रयोग के आधार पर ही परिवर्तन संभव है, लेकिन नेहरू जी का जो विचार है इस दशा में अगर देखें तो कुछ परिवर्तन हो जाता है। उनका यह मानना है कि हिंसात्मक क्रांति को कभी भी उचित और आवश्यक उन्होंने नहीं माना है। उनका विचार यह था कि 20वीं सदी में जब राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो गया है तो वांछित परिवर्तन लाने के लिए हिंसक तौर तरीकों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अगर देखें तो वो उनके अनुयायी थे, परंतु उनकी विचारधारा में सामान्यतः अंतर दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं भैया, अगला जो कथन कहा गया है बहुत महत्वपूर्ण है। ये नेहरू जी के मानवतावाद से संबंधित कथन बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि नेहरू ने मानवतावाद का झंडा ऊंचा उठाया। यह कथन किसका है, तो आपको ध्यान रखना है यह कथन केपी करुणाकरण का है। अर्थात हमें कह सकते हैं कि नेहरू जी बहुत बड़े मानवतावादी थे और ये फांसीवाद के प्रबल विरोधी भी माने जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने सामान्यतः नेहरू जी का जो समाज दर्शन है वो मानवतावाद ही है। नेहरू एक बहुत महान मानवतावादी थे। मानवतावाद उस विचारधारा को कहते हैं जो मानव अर्थात समाज की मुख्य इकाई व्यक्ति की सत्ता में आस्था रखे और मानव के कल्याण को साधन माने। इस प्रकार मानव कल्याण इस विचारधारा का प्रमुख लक्षण है। और इसके साथ साथ नेहरू जी के परिप्रेक्ष्य में टैगोर ने लिखा है कि ईश्वर की सत्ता से हम इनकार कर सकते हैं, परंतु यदि मनुष्य की सत्ता से इनकार कर दें तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को निरर्थक बना दे तो हमारे लिए आशा ही क्या रह जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टैगोर जी का जो ये कथन है ये नेहरू जी में पूर्ण आस्था व्यक्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो हमारे शेष प्रश्न हैं। जी अगला प्रश्न ये बताया गया है कि भारत की खोज पुस्तक का लेखक कौन है, तो ध्यान रखना है भैया ये जो महान ग्रंथ है ये नेहरू जी का ग्रंथ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है और इस ग्रंथ को उन्होंने अहमदनगर जेल में लिखा था। चलिए हम कुछ नेहरू जी की रचनाओं के विषय में पढ़ते हैं। इसमें विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, भारत की एकता, भारत की खोज। इसके साथ साथ अगर देखें तो लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, इंदिरा गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में है ये। उसके साथ वाइडर इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड, द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज, 18 months इन इंडिया, चाइना, स्पेन एंड द वार, टूवर्ड्स फ्रीडम, ए ब्रंच
ऑफ ओल्ड लेटर्स, लेटर्स ऑन हिज सिस्टर्स एंड विजिट टू अमेरिका। ये जो बहुत महत्वपूर्ण किताबें ग्रंथ बताए गए हैं ये नेहरू जी के बताए गए हैं। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे शेष प्रश्न हैं हम उनकी व्याख्या करेंगे। इसमें अगला प्रश्न ये बताया गया है कि आपने फांसीवाद पर क्या विचार दिया है। तो भैया ध्यान रखना है कि जो नेहरू जी थे वो फांसीवाद और साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी थे। देखिए, इनका ये मानना था कि साम्राज्यवाद शोषण पर आधारित है। उनका ये भी मानना था कि सामान्यतः जो साम्राज्यवाद के उदय और विकास की समस्त प्रक्रिया से वो परिचित थे। साम्राज्यवादी देश हिंसा और उत्पीड़नकालीन प्रक्रिया को अपनाकर और शोषण के उद्देश्य से साम्राज्यवाद की स्थापना करते हैं। इनका यह भी मानना था कि साम्राज्यवाद शोषण, लूट खसोट, हिंसा को प्रोत्साहित करता है, अतः उन्हें साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से घृणा थी। वे साम्राज्यवाद को शोषण की दर्द भरी कहानी, मानवतावाद के नाम पर कलंक भी कहते हैं। इन्हें अगर बात करते हैं तो 10 फरवरी 1927 को ब्रुसेल्स में साम्राज्यवादी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में नेहरू जी ने साम्राज्यवाद की तीव्रतम आलोचना करते हुए कहा था कि भारत में हमें साम्राज्यवाद की पूरी ताकत का तजुर्बा हो चुका है। साम्राज्यवाद का मतलब हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हम ऐसे प्रत्येक सम्मेलन में दिलचस्पी है जो साम्राज्यवाद के खिलाफ हो। इसके साथ साथ अगर देखें तो साम्राज्यवाद के परिणाम, राजनीतिक अत्याचार और सामाजिक विघटन, अर्थात साम्राज्यवाद जो मुख्य बिंदु है इसका, वो ये मानता है कि फूट डालो और शासन करो। इसके साथ साथ जो 27 अक्टूबर 1929 को प्रांतीय राजनीतिक कांग्रेस में उन्होंने साम्राज्यवाद के संदर्भ में कहा था कि हमारा दुश्मन इंग्लैंड नहीं है, हमारा दुश्मन तो साम्राज्यवाद है। जहां साम्राज्यवाद है वहां हम खुशी के साथ नहीं रह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो फांसीवाद स्वतंत्रता, प्रगति और विश्व शांति का विरोध करता है। दिसंबर 1936 में उन्होंने फैजपुर में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कहा था कि फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में खुल्लम खुल्ला गुंडापन पर उतर आया है, जो चूंकि इसकी नींव घृणा और हिंसा पर आधारित है, इसलिए अगर इसे रोका ना जाए तो लड़ाई की चिंगारी भड़क उठेगी। इसके साथ साथ फांसीवाद लोकतंत्र विरोधी भी है, यह भी नेहरू जी का मानना था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अन्य जो हमारे बिंदु हैं नेहरू जी के परिप्रेक्ष्य में वो हम देखते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर भैया वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य कर दें और अपने मित्रों तक इसे शेयर अवश्य करते रहें, क्योंकि अब तो भैया डेट आ गई है तो पढ़ते भी रहें। ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए हम देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये बताया गया है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है। ये कथन नेहरू जी का है। हमें कह सकते हैं कि नेहरू जी एक बहुत महान राष्ट्रवादी थे। उनका यह मानना था कि राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से मुक्ति और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। उन्होंने राष्ट्रवाद को ऐसे संघर्षों की अनुभूति कहा है जब कभी कोई आपत्ति आती है तो राष्ट्रवाद जन्म लेता है और राष्ट्रीय रंगमंच पर छा जाता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वे इस संबंध में लिखते हैं कि किसी भी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम तथा प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। भारत के लिए जिसके पास अतीत एक धरोहर है उसके लिए यह बात और सही भी है। तो इस प्रकार से नेहरू जी उदार राष्ट्रवाद के समर्थक माने जाते हैं। आगे देखते हैं भैया। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि नेहरू जी की जो विदेश नीति थी वो कैसी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नेहरू जी की विदेश नीति थी वो गुटनिरपेक्षवादी थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से जब कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का समापन होता है तो विश्व में दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था आ जाती है। एक ध्रुव अमेरिका होता है और दूसरा ध्रुव रूस होता है, सोवियत रसिया होता है। तो कुछ देश अमेरिका की ओर चले जाते हैं और कुछ देश कह सकते हैं रूस की ओर चले जाते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे देश होते हैं जो किसी भी देश के कह सकते हैं समक्ष नहीं जाते हैं। तो इसमें होता क्या कि वर्ष 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एक बांडुंग सम्मेलन होता है और इसमें कर्नल नासिर, मार्शल टीटो और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये एक ऐसा नीति प्रतिपादित करते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि जो कोई भी गुट में न जाए वो स्वतंत्र रह सकता है। और इसी स्वतंत्र गुट को इन्होंने नाम दिया था गुट निरपेक्ष, अर्थात जो किसी भी गुट में नहीं जाएगा वो स्वतंत्र गुट में रहेगा। तो इनका ये मानना था कि विदेश नीति जो होनी चाहिए वो किसी के पैसे में नहीं होनी चाहिए बल्कि समानता की होनी चाहिए। नेहरू जी ने समानता की बात हर स्थान पर प्रस्तुत की है। जैसे अधिकतर देशों ने क्या किया कि अमेरिका के समान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, कुछ देशों ने रूस के समान समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, परंतु भारत में नेहरू जी ने कहा कि हम समानता की स्थिति अपनाएंगे, हम बीच का रास्ता अपनाएंगे और उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। आगे देखते हैं भैया। गुट निरपेक्षता की प्रेरणा और मूलाधार विश्व शांति नेहरू जी का मानना था और इनका यह भी मानना था कि गुट निरपेक्षता एक सकारात्मक नीति है। देखिए, नेहरू जी ने जब 1949 में अमेरिका की यात्रा की तो अपने एक प्रसिद्ध वक्तव्य में उन्होंने कहा कि जब स्वतंत्रता के लिए संकट उपस्थित हो, न्याय को आघात पहुंचे और आक्रमण की घटना घटित हो, तब ना तो हम तटस्थ रह सकते हैं और ना ही तटस्थ रहेंगे, जो उनकी शांति प्रियता को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। आगे देखते हैं भैया। गुट निरपेक्षता एक गतिशील नीति है, अर्थात ये समय समय पर चलती रहती है। जैसे 1962 में
में जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था तो नेहरू जी ने क्या किया कि इसका त्याग भी दिया और कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करने का उन्होंने प्रयास भी किया। आगे अगर देखें तो शांतिपूर्ण साहसित्व गुटनिरपेक्षता का आवश्यक लक्षण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जो हमारे शेष प्रश्न हैं। जी, शेष प्रश्न में ये बताया गया है कि पंचशील समझौता कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पंचशील समझौता हुआ था ये चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और नेहरू जी के मध्य हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मध्य हुआ था 1954 ईस्वी में। इसमें यह माना गया था कि सामान्यतः अगर बात की जाए तो नेहरू जी ने एक समानता रूपी विचार प्रस्तुत किए थे, अर्थात उनका ये मानना था कि हम संघर्ष में विश्वास नहीं करते हैं, हम साम्यवादी कह सकते हैं कि जो हमारे विचार होंगे वो समझौतावादी विचार होंगे। परंतु आगे चल करके होता क्या है कि जब 1962 में चीन भारत पर आक्रमण कर देता है तो उन्हें बहुत आघात पहुंचता है और इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो ये जो समझौता हुआ था इस समझौते के मानदंड जो होते हैं वो खरे नहीं उतरते हैं। इसके साथ साथ इसे पंचशील समझौता इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें 5 सिद्धांतों पर बात प्रस्तुत की गई थी। पहला ये बताया गया था कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, पारस्परिक अनाक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ की स्थिति, शांतिपूर्ण साहसित्व की स्थिति। तो आज आप लोगों ने देखा नेहरू जी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं ऐसा करता हूं कि इनमें से अधिकतर प्रश्न आपके टीजीटी परीक्षा में पूछे जाएं और आप उन्हें आसानी से सही कर सकें। भैया अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य कर दें, शेयर अवश्य कर दें, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ये चैनल बिल्कुल निःशुल्क है और अन्य भाई बंधुओं को भी इसका लाभ मिल सके और वो भी जो कह सकते हैं कि अभी जल्द में जो टीजीटी का पेपर होने वाला है उसमें वो लाभ प्राप्त कर सकें। सभी का धन्यवाद। फिर से पुनः दिशा कमिश्न क्लास से लखीमपुर खीरी यूपी से सभी का हार्दिक कह सकते हैं कि धन्यवाद।